हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विवेक। आशा करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुछ दिन बाद हम लोग लाइव क्लास के माध्यम से भी जुड़ेंगे, इसलिए मैं आप सबसे ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग इसे फटाफट लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सो दैट सभी लोग इन क्लासेस का लाभ ले सकें। कल वादे के मुताबिक मैंने पहली क्लास लॉजिकल की स्टार्ट की थी, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणाएं। आज इसी के पार्ट 2 के साथ हमें आगे बढ़ना है। कल पॉइंट्स के साथ कुछ क्वेश्चंस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आज नेक्स्ट नए क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूं जो पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने कल भी आपसे कहा था, अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को उठा के आपको क्लियर करूँगा। और अगर सभी बातें क्लियर हैं तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर दें, सो दैट हम आगे भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो कल क्वेश्चंस जो हो गए तो उसके बाद नए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारे सामने आया, अमित सोनी ने कंचन के भाई वरुण से कहा। अमित सोनी ने कंचन के भाई वरुण से कहा कि मैं इस बार कंचन के जन्मदिन पर उसे विवेक द्वारा लिखित रीजनिंग की पुस्तक भेंट करूंगा। यहां पर 3 कैंडिडेट हैं, एक गिवर है, एक टेकर है, वो तो क्लियर हुआ। लेकिन यहां पर जिसका जन्मदिन है बात उसके भाई से हो रही है, थर्ड पर्सन और भी है। अमित सोनी ने कंचन के भाई वरुण से कहा कि कंचन के जन्म दिवस पर। यहां पर 3 लोग हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि समझाने की आवश्यकता है, क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सीधे पहली एजम्पशन पे आते हैं। कंचन के पास विवेक द्वारा लिखी गई रीजनिंग की कोई पुस्तक नहीं है। गिफ्ट अपनी पॉकेट और स्वेच्छा के अनुरूप दिया जाता है। मुझे या हम सब में से किसी को भी हर व्यक्ति के बारे में ऐसी जानकारी नहीं होती कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके पास रीजनिंग की बुक है या नहीं, इस बात की कोई जानकारी हमें स्टेटमेंट से नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आपने मुझे अपने जन्मदिन पे बुलाया, मैंने स्वेच्छा के अनुसार 5 रुपए का पेन आपको दे दिया, मेरी पॉकेट वही अलाउ कर रही थी। तो गिफ्ट अनमोल चीज है जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि मम्मी उसने बहुत चीप गिफ्ट दिया है तो इसे सिर्फ सूखी सब्जी दो और पनीर वाली सब्जी नहीं देनी है। गिफ्ट कैसे भी हो, मगर हम सबका स्वागत एक समान करते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट हमेशा अपनी पॉकेट और अपनी स्वेच्छा के अनुरूप दिया जाता है। सामने वाले के पास है या नहीं, हर स्थिति में हमें इस विषय की जानकारी नहीं होती। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के बारे में आपको पता होता है कि उसे क्या चाहिए, बट वो केसेस बहुत थोड़े हैं, 1, 2, 3, जिनके लिए आपको पता होता है कि उसको किस चीज की आवश्यकता है। तो इस बात से कथन में कहीं कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि उस व्यक्ति के पास रीजनिंग की विवेक द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक है या नहीं है। इस विषय की कोई जानकारी हमें स्टेटमेंट से नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यह बात कैसी हो गई? रॉन्ग। फिर कह रहा है जन्म दिवस पर पुस्तक स्वीकार करने योग्य उपहार है। पुस्तक, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी दे दीजिए, सब स्वीकार्य है। गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। आपने मुझे अपने शादी में बुलाया और मैं आया और मैंने आपको एक बुक दे दी, तो क्या फेंक देंगे आप कि नहीं नहीं ये चीप आदमी है, या 5100 का लिफाफा देना चाहिए था? जी नहीं, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। पुस्तक ऐसा उपहार है जो हमेशा उपहार स्वीकार करने वाला है। अगर कोई आपके
जन्मदिन पर आए और आपको एक मोबाइल भेंट करे, एक गिफ्ट में आपको मोबाइल दे दे 20-25 हज़ार कीमत का, तो क्या आप उसे लौटा देंगे कि नहीं नहीं मैं इतने महंगे गिफ्ट नहीं लेता? अरे गिफ्ट की कोई कीमत नहीं है, गिफ्ट अपनी स्वेच्छा के अनुरूप सामने वाले को दिया जाता है। तो जन्म दिवस पर पुस्तक स्वीकार करने योग्य उपहार है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छे लोग ही राजनीति से प्रदूषण हटा सकेंगे। और फिर लिखा है, यहां पर एक डैश कर लीजिए, एक बुद्धिजीवी नेता का कथन। यह बात जिसने कही है वो एक बुद्धिजीवी नेता है। बुद्धिजीवी नेता का कथन, अच्छे लोग ही राजनीति से प्रदूषण हटा सकेंगे। प्रदूषण का मतलब जो राजनीतिक गंदगी है उसकी चर्चा कर रहा है। पहली बात आई, फिलहाल राजनीति में जितने लोग हैं सभी बुरे हैं, 100% केसेस की बात करने लगा। और एक पॉइंट तो हमारे क्वेश्चन में हिडन है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। अरे कथन भी किसका है? बुद्धिजीवी नेता का। मैं कहता हूं अगर सब भी बुरे हैं तो एटलीस्ट यह व्यक्ति बुरा नहीं है जो बदलाव की मांग कर रहा है। और मैंने आपको जब पॉइंट्स लिखाए थे तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, प्रत्येक, कुल, हरेक, सभी ऐसे शब्द जो एम्फेसाइज करें, जोर डालें, छाप छोड़ें, उन्हें हमेशा गलत करना है। और कभी भी किसी चीज का 100% केस नहीं माना जाता है। फिलहाल राजनीति में जितने लोग हैं सभी बुरे हैं, यह बात गलत है। पहली बात, सभी गलत, सभी शब्द लगा होने से गलत है। दूसरी बात, जो व्यक्ति कथन की डिमांड कर रहा है वो स्वयं एक नेता है। तो अगर सब बुरे भी होंगे तो वो व्यक्ति बुरा नहीं है जो बदलाव की मांग कर रहा है। ठीक है। दूसरा है, राजनीति में बुरे लोग शामिल हैं। मैं क्लास में आया और मैंने कहा शांत हो जाइए अन्यथा मार पड़ेगी। इट मीन्स ये क्लियर करता है कि आप शोर मचा रहे हैं। अगर आप शोर नहीं कर रहे होते तो मुझे ये कहने की जरूरत ही ना पड़ती कि शांत हो जाइए अन्यथा मार पड़ेगी। अगर राजनीति में बुरे लोग शामिल ना होते तो अच्छे लोग ही राजनीति से प्रदूषण हटा सकेंगे, इस बात की चर्चा कथन कभी नहीं करता। तो अच्छे लोगों की आवश्यकता है, यानी जो अभी शामिल हैं वो बुरे हैं। यहां पर आपको कीवर्ड में अगर सभी लगा मिल जाता तो फिर से इसे गलत कर देते। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेहरे की सौंदर्यता के लिए फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल करें। डैश करके लिखा हुआ है एक विज्ञापन। मैंने कल आपको बताया था हमें अपने ब्रांड की अपनी बड़ाई करने का अधिकार है, कोई आपको मना करने नहीं आएगा। आप जितना चाहें अपने ब्रांड की अपनी बड़ाई कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली दूसरे ब्रांड्स की या दूसरे की बुराई करने का अधिकार हमें नहीं है। तो फेयर एंड लवली चेहरे को सुंदर बनाती है, ये तो वो सभी लोग जानते हैं जो फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक एडवर्टीजमेंट है। तो पहला एजम्पशन है केवल फेयर एंड लवली क्रीम ही चेहरे को सुंदर बनाती है, एम्फेसाइज कर रहा, केवल ओनली फेयर एंड लवली। क्या बाजार में क्रीम उपलब्ध नहीं है? उपलब्ध है या नहीं है हमें इस विषय की भी कोई जानकारी नहीं है, बट हम ये नहीं कह सकते कि केवल फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली अच्छी है, फेयर एंड लवली एकदम काले व्यक्ति को एकदम सफेद बना देती है, बहुत सुंदर बना देती है, ये सब बातें सही है। आप अपने ब्रांड की बड़ाई कर सकते हैं। 7 दिनों में रिजल्ट देखें, 3 दिनों में गोरे हो जाएं। अगर कल आपकी शादी है तो आज रात से फेयर एंड लवली क्रीम का लेप लगा लें, कल सुबह गोरे हो जाएंगे। ये सब कहने का अधिकार है आपको, मगर सिर्फ फेयर एंड लवली ओनली, ये कहने का अधिकार आपको नहीं है। लोग
चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं जनरली। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं, यानी सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते। मगर इन दोनों लोगों में एक चीज एकदम कॉमन है कि दोनों प्रेजेंटेबल या सुंदर दिखना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो कहीं भी जाए और सोचे कि मैं वहां सबसे कुरूप और सबसे भद्दा दिखूं। उसके लिए यह कतई आवश्यक नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करता हो। तो दो तरीके के लोग हैं। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करता है और एक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं करता। मगर इन दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों सुंदर दिखना चाहते हैं। अब जो कॉस्मेटिक्स का यूज कर रहा है वहां तो एकदम क्लियरली यह बात आपको पता चल रही है कि वो सुंदर दिखना चाहता है। मगर जो नहीं कर रहा है वो भी दिखना सुंदर ही चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एकदम सही बात लिखी है कि लोग चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमने सती प्रथा, बहुत बड़ा शब्द आ गया, हमने सती प्रथा को जिस तरह समाज से उखाड़ फेंका, उसी प्रकार हमें जाति प्रथा को भी समाज से उखाड़ना होगा। अब देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूं, क्वेश्चन को कहीं और से रिलेट करिए या क्वेश्चन को सीखिए। जब पढ़िए तो बहुत धीरे से क्वेश्चन के पार्ट्स हैं तो उनके पार्ट करिए। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तरफ ले चलता हूं और आपको ऐसे सिखाता हूं कि कैसे हम दूसरी तरह सोच सकते हैं। हमने जिस तरह पिछले सत्र बच्चों के एसएससी में सिलेक्शन कराए थे, हमें उसी तरह इस बार बच्चों के बैंक में सिलेक्शन कराने हैं या होंगे। एसएससी में सिलेक्शन हो चुके हैं, काम हो चुका है। करंट में जो स्टूडेंट्स हैं, करंट में जो समस्या विद्यमान है, वो बैंकिंग का स्टूडेंट है। इट मींस हमने सती प्रथा को जिस तरह समाज से उखाड़ फेंका, काम हो चुका है। उसी प्रकार जाति प्रथा को समाज से उखाड़ना होगा। यानी करंट में जो प्रॉब्लम है वो जाति प्रथा है, जो क्वेश्चन चर्चा कर रहा है वो जाति प्रथा पर कर रहा है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। हमें अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने से, जी हां, इवन मैं आपसे यह कहता हूं कि सबसे बड़ा और सबसे सुंदर चीज है कि अगर अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिल जाए तो कहीं ना कहीं जात पात को रोका जा सकता है। हमारे यहां दो चीजें बहुत ज्यादा हैं। एक तो जात पात पर हम बहुत ज्यादा परेशान हैं और दूसरा डाउरी सिस्टम, दहेज। आपको पता है अगर जाति पात धीरे धीरे खत्म हो जाए तो दहेज ऑटोमेटिक समाज से, क्योंकि दहेज भी हमारे समाज में कुरीति के रूप में व्याप्त है। तो अगर कहीं जाति पात का भेदभाव कम हो जाए, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिलने लगे, तो दहेज हमारे समाज से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब समझिएगा, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप अंतरजातीय विवाह करो या आप धर्म बदल कर विवाह करो। मैं इस बात के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं जो बता दो कि उस सर ने कहा है अंतरजातीय विवाह करो तो पिताजी आपके ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाए। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। आप जब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप उस तरीके से सोचिए और समझिए जिससे क्वेश्चन का आंसर निकले और जो वास्तविकता है। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर्सनल व्यूज पर चर्चा नहीं करेंगे। आपकी पर्सनल राय क्या है इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि हमें अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। अंतरजातीय, इंटरकास्ट मैरिज। तो अगर कहेगा कि हमें अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए तो जी हां, अगर हम अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देंगे तो जाति पात ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एटलीस्ट वो दो कैंडिडेट्स जो आपस में विवाह कर रहे हैं
उनके मन में तो जात पात का भेदभाव नहीं होगा, तभी तो कर रहे हैं। आगे चल के वो समाज को प्रेरित करेंगे, आगे उनके बच्चे होंगे वो उस चीज को प्रेरित करेंगे कि अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं आप, जात पात कुछ नहीं होती। अगर वो जात पात मानते होते तो अंतरजातीय विवाह कभी नहीं करते। और हमारा क्वेश्चन है कि हम कैसे जाति पात को कम कर सकें। तो क्या अंतरजातीय विवाह यहां मैटर करेगी? यस, एब्सोल्युटली करेगी, बल्कि एक अच्छे पैमाने पर यह काम करेगा। कह रहा है अभी भी समाज में जाति प्रथा है, और हम जल्दी से देखते कहते हैं हाँ हाँ हाँ, अरे दिस इज रॉन्ग, रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट, बार बार यही कह रहा हूं। हमने जिस तरह सती प्रथा को उखाड़ फेंका, काम हो चुका है। करंट में क्या विद्यमान है? जाति प्रथा। कह रहा है अभी भी समाज, अरे हमें पता है, हमें जाति प्रथा को उखाड़ फेंकना है, तो क्या विद्यमान है? जाति प्रथा। ये तो स्टेटमेंट ने बता दिया। तो इसे हम कहते हैं कथन का दोहरीकरण। ये गलत है। फिर कहता है लोग जाति पात का भेदभाव करते हैं। अगर हमने जात पात का भेदभाव न किया होता तो जाति प्रथा का जन्म ही ना हुआ होता। जब हमने जातियां बांटी, जब हमने जात पात बनाई, तभी तो जाति प्रथा का जन्म हुआ, तभी तो जातियां और लोगों ने जातियों के आधार पर, देखिए जिस परिवेश में हमारा पालन पोषण यानी कि ब्रॉटअप होता है उसका प्रभाव छोड़ता है। आप कितना भी ज्ञानवर्धक बातें कर लें, परंतु आपके घर का जो माहौल होता है, जैसे मम्मी ने बचपन में सिखाया कि अगर हॉस्पिटल जाओ तो घर आके नहाना है, तो फिर तुम चाहे जितना मम्मी को सिखाओ कि मम्मी हम घर गए थे, हॉस्पिटल गए थे, हमने किसी को छुआ नहीं, हम ऐसे खड़े थे, हम यूं करके खड़े हो गए थे, मगर मम्मी कहती है कि मोबाइल हटा लो, हम एक बाल्टी पानी यहीं डाल देंगे। नहाना पड़ता था। ये पालन पोषण है। जैसे हुआ, आप सुबह उठते हैं, देखते हैं कि पिताजी सबसे पहले उठते हैं, स्नान करके पूजा करते हैं और दादी बाबा के पैर छूते हैं, तो वो चीज़ें आप अपने घर से अडॉप्ट करते हो, ठीक है। तो जिस परिवेश में हमारा पालन पोषण होता है उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर दिखता है। जाति पात के भेदभाव में पढ़ा लिखा और गैर पढ़ा लिखा मैटर करता है, मगर इस पर सबसे ज्यादा मैटर करता है परिवेश, जिस परिवेश में आपका पालन हुआ है। तो अक्सर उच्च पदों पर आसीन लोग भी, राजनैतिक उच्च पदों पर आसीन लोग भी जाति पात का भेदभाव करते नजर आते हैं, जबकि हमें जाति पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो लोग जाति पात का भेदभाव करते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर भेदभाव न करते होते तो जाति प्रथा का जन्म ही ना हुआ होता, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सफलता प्राप्त करने के बाद भी, देखिए ये लॉजिकल है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, यहां पर भी, से, की ऐसे शब्दों से अर्थ बदल जाता है। देखिए ये वर्ड एम्फेसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है। देखना, सफलता प्राप्त करने के बाद अपने धैर्य को कायम रखें, ये कॉमन सेंटेंस है। सफलता प्राप्त करने के बाद भी धैर्य को कायम रखें, इसका मतलब है पेशेंस बहुत आवश्यक है। इवन जब आप सफल हो जाएं तो भी आपको धैर्य को कायम रखना चाहिए, ठीक है। तो पहला है साधारणतया, जनरली बहुत से लोग सफलता प्राप्त करने के बाद धैर्य खो देते हैं। अगर आप धैर्य न खोते होते या ऐसा न दिखाई दिया होता तो इस क्वेश्चन का जन्म ही ना हुआ होता। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सफलता प्राप्त करने के बाद धैर्य खो देते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है, हाँ, इमोशनली, हाँ, भगवान सब सफल हो। देखिए ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक, मैंने आपको क्या बताया था? प्रत्येक, सभी, कुल, हरेक, ऐसे शब्दों का प्रयोग वर्जित है। प्रत्येक व्यक्ति सफल हो जाएगा तो असफलता में किसको गिना जाएगा? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है। ये बात ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको
थोड़ा इमोशनली जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है भगवान सब सुखी रहें, सब लोग खुश रहें। ये ठीक है, आप सोच सकते हैं ऐसे, लेकिन कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है। प्रत्येक शब्द लगा है, इसलिए हमें इसको क्या करना है, गलत कर देना है। प्रत्येक व्यक्ति सफल, सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक, ये सब गलत है। राइट। अधीर, जिसके अंदर धीरज ना हो, धैर्य ना हो, विच वन हु हैव नो पेशेंस। अधीर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो तो ये कह रहा है कि सफलता प्राप्त करने के बाद भी धैर्य को कायम रखें। तो सफलता प्राप्त होने से पहले तो धैर्य खोने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो तो इवन ये तक कह रहा है कि सफलता प्राप्त करने के बाद भी धैर्य को कायम रखें। तो जो अधीर है, जिसके अंदर पेशेंस ही नहीं है, क्या वो सफल हो पाएगा? जी नहीं, अधीर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन ही है धैर्य की जरूरत सफलता के बाद भी है, तो सफलता के पहले तो बहुत अधिक है। ये इस तरफ इशारा कर रहा है। सिर्फ भी लगा होने से, सिर्फ भी लगा होने से ऐसा क्लियर हुआ कि अधीर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय सेना को देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त किसी भी मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए, सेना के एक सर्वोच्च पदाधिकारी का कथन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। भारतीय सेना को मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। इवन भारतीय सेना क्या, जो भी व्यक्ति जिस पद पर पदासीन है, जिस विभाग में कार्य कर रहा है, सेना हो, पुलिस हो, हर व्यक्ति को ईमानदारी से, अध्यापक हो, सबको ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए। पाकिस्तानी सेना हर वक्त तैयार रहती है। क्वेश्चन से इस बात की कोई इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तानी सेना तैयार रहती है कि सीरिया वाले क्या करते हैं, कि आज पाकिस्तानी सेना नहाने गई है, ऐसी कोई बात की जानकारी कथन से हो रही है क्या? हमें सिर्फ यह पता है कि भारतीय सेना को तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तानी सेना तैयार रहती है, अमेरिका वाली तैयार रहती है, हमें इस विषय की कोई जानकारी नहीं है। तो पाकिस्तानी सेना हर वक्त तैयार रहती है, इस बात की पुष्टि कथन से नहीं हो रही। भारतीय सेना पर्याप्त संख्या में नहीं है। अरे इसको तो अपमान मानते हैं, क्योंकि हमारे यहां का एक एक वीर जवान 100 के बराबर है। तो पहली बात तो संख्या बल की कोई बात स्टेटमेंट में नहीं की गई है। वो ये नहीं कह रहा है कि हम इसलिए तैयार रहे क्योंकि हम अन्य लोगों से कम हैं, ऐसी कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेनाओं में अधिकारी की कमी हो सकती है, लेकिन जवान ऑलरेडी सफिशिएंट है और बहुत है। तो खैर, कहा गया भारतीय सेना पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो आपको यह मान के गलत करना है कि संख्या बल की कोई भी बात स्टेटमेंट में नहीं कही गई। पिताजी ने आपसे कहा कि तैयार हो जाओ, थोड़ा ठीक से रहा करो, तो कैसे ये पता चलता है कि पापा आपको कहीं शादी में या बर्थडे में या कहीं लेके जा रहे हैं घुमाने? अरे वो एक जनरल बात है कि हमें घर में भी अच्छे से रहना चाहिए, या हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, या हमें अच्छे से उठना बोलना बात करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छे से बात किया करो, कल आपका इंटरव्यू है, ऐसा है क्या? तो कहा गया भारतीय सेना पर्याप्त संख्या में नहीं है, क्या इसलिए स्टेटमेंट बना है, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए? जी नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, हम इसी के लिए आए हैं, हमारा काम है। तो संख्या बल की कोई भी बात स्टेटमेंट में नहीं कही गई है। राइट। हमारे देश में पाकिस्तान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यस, दिस इज राइट। लेकिन फिर से मैं आपसे यही बात कहता हूं, जनरली बहुत सारे बच्चे इसको सही कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक गद्दार देश है और गद्दारों से हम ऐसी आशा करते हैं क्योंकि उसने हमेशा गद्दारी की है। चलिए एक छोटी सी बात पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आप देखते हो बहुत सारी लाइव डिबेट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी डिबेट्स होती हैं जब कुछ ऐसा घटित हो जाता है, उरी हो, कुछ भी हो। क्या कभी पाकिस्तान ने सामाजिक मंच पर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम गद्दार हैं या हमारे यहां से हुआ ये हमला? जी नहीं। अब इस बात को यहां पर कैसे रिलेट करोगे? ये बात सही होते हुए भी गलत है। अब सही होते हुए कैसे गलत है, इस बात को सिखाए, क्योंकि उसने डायरेक्टली कह दिया पाकिस्तान।
मैं मानता हूं कि पाकिस्तान एक गद्दार देश है, ये हमारा क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया, हमारा जनरल क्वेश्चन है। तो कह रहा है हमारे देश में पाकिस्तान, इसलिए तैयार रहो। अरे चाइना नहीं कर सकता क्या? आप कमजोर होकर देखिए, जो सबसे करीबी मित्र है वो सबसे पहले आपके ऊपर हमला करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आपकी सारी छोटी छोटी कमियां पता है। अभी तो अमेरिका भी ठीक है, हमारे साथ है, लेकिन क्या अमेरिका हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता? मतलब हमें यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। हमला कोई भी देश कर सकता है। जब कोई सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है तो वहां व्यक्ति विशेष या देश विशेष के लिए नहीं किया जाता। उनके जो भी नॉर्म्स हैं वो किसी के लिए भी हैं। अगर किसी ने भी उन नियमों का उल्लंघन किया तो उसके साथ वही होगा जो अन्य आतंकवादियों के साथ या किसी के साथ भी होना चाहिए, भले ही बाद में ऐसा हो कि वो मेरा व्यक्ति था। या अब मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसा नियम है कि आप यहां पर आएंगे तो आपको 3 बार बेल बजानी है, और किसी ने अगर 4 बार बजा दी या 6 बार बजा दी, और वहां पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस क्षेत्र के हैं या वहां रहते हैं, या जो लोग इस बात से नोन है, पूरी तरीके से उनको इस बात की जानकारी है। और अगर उसके बाद कोई ऐसी घटना घटित होती है कि किसी ने 4 बार या 6 बार बजाई या 8 बार बजाई या 10 बार बजाई, और फिर उसके साथ कोई आपत्तिजनक घटना हो गई, तो वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। हमारे देश पर पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रसिया कोई भी हमला कर सकता है। हम इसलिए तैयार हैं कि हमला कहीं से भी हो सकता है, तो हम किसी को इंडिविजुअली टारगेट नहीं कर सकते। गलत इसलिए है क्योंकि उसने कह दिया पाकिस्तान। अगर वो कहता कि हमारे देश में कोई अन्य देश किसी भी वक्त हमला कर सकता है तो ये 100% करेक्ट होता, राइट? चलिए, अब देश पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसलिए तैयार रहना है कि हमला हो सकता है। फिर कह रहा है यह सेना का कर्तव्य, यस। मैंने आपसे क्या बताया? जो भी व्यक्ति जिस पद पर है, उत्तम और उच्च कार्य की ही उससे आशा और उम्मीद की जाती। कल हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था, रिटायर्ड आईपीएस वाला, ठीक है। फिर 6th है, केवल रात के समय विशेष तौर पर मुकाबले के लिए तैयार रहना जरूरी है। जरूरी कर लीजिए इसे, जरूरी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? दिन में ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये केवल लिखा हुआ है, केवल रात, ऐसा अमान्य है। मैंने आपको सिखाया केवल, सभी ऐसे शब्द जैसे ही देखने को मिलते हैं हम गलत कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे शब्द भी केवल लगे होने के बावजूद भी सही होता है। वो स्पेशल केसेस हैं जहां पर एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहां पर हम उसके लगे होने के बावजूद भी उसे सही कर लेते हैं, बट वो बहुत रेयरेस्ट फॉर्म में है। मगर आपको हमेशा याद रखना है केवल, सभी, प्रत्येक, हर एक, कुल, ऐसे एकमात्र ऐसे शब्द मिले तुरंत आपको उसे गलत कर देना है, राइट। ये बात बहुत सेंसलेस है, क्लियर हो रही, बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको। मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य, बैंकिंग एवं एसएससी की तैयारी कराने वाली कॉस्मोस, कोई भी एक कोचिंग सेंटर है जिसने एक विज्ञापन दिया। देखिए, कोचिंग वालों की टैगलाइन विज्ञापन, सफलता की गारंटी, अन्यथा 100% फीस वापस, पढ़े वहाँ जहाँ अध्यापक पढ़ते रहे हैं, हमसे बेहतर न ढूंढें, हम ही सफल करा पाते हैं, सफलता यहीं से होकर गुजरती है। ऐसे बहुत सारे भ्रामक प्रचार भी बहुत बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। खैर, फिलहाल एक क्वेश्चन उसने कहा, एक आपकी सफलता हमारा लक्ष्य, एक कोचिंग सेंटर कह रहा है आपकी सफलता हमारा लक्ष्य, बैंकिंग एवं एसएससी की तैयारी कराने वाली कॉस्मोस कोचिंग सेंटर ने एक एडवर्टीजमेंट दिया, राइट। पहला है, अन्य कोई संस्था ऐसी तैयारी नहीं कराती। अन्य कोई कर लीजिए उसे, अन्य कोई संस्था ऐसी तैयारी नहीं करवाती है। मैंने आपसे क्या कहा? मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बस ये कहने का अधिकार है मुझे। वो अच्छा नहीं पढ़ाते या उसने ऐसा कर दिया,
ये कहने का अधिकार नहीं है। और फिर एक अध्यापक होकर कतई आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बस मैं ही अच्छा पढ़ाता हूं, यह बात कभी मान्य नहीं होगी। तो कह रहा अन्य कोई संस्था, हमारे कथन से अन्य किसी संस्था की कोई चर्चा ही नहीं है, अन्य किसी संस्था की कोई बात ही नहीं की जा रही है, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसकी बात की जा रही है। तो यह बात कैसी हो गई? गलत है। अभ्यर्थी सफलता चाहते हैं, यस, एनी हाउ यू ऑल वांट टू गेट सिलेक्शन। अध्यापक क्या कर रहा है, उसकी शादी हो गई कि नहीं हो गई, अब वो कैसे पढ़ा रहा है, पढ़ाने आता है कि नहीं आता, आज उसने सफेद जूते क्यों पहने हैं जब काली शर्ट, आपको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमें सफलता मिले। तो अभ्यर्थी कोचिंग क्यों आता है? उसे सफलता चाहिए, और सफलता चाहिए इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपकी सफलता हमारा लक्ष्य। तो यह बात बिल्कुल सही है। कह रहा है अभ्यर्थियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका, किसका? इस एडवर्टीजमेंट का। अरे भैया, एडवर्टीजमेंट की दुनिया है, चश्मे से लगाकर शूज तक सब कुछ एडवर्टीजमेंट से प्रेरित है। आपके आसपास जितनी भी चीजें नेचुरल है उनको छोड़ दीजिए, अपने दाएं बाएं आमने सामने नजर घुमाइए, ज्यादातर चीजें एडवर्टीजमेंट से प्रेरित मिलेंगी। आप बाजार जाते हैं, आपने कहा भैया ये एक एलईडी दे दो, उसने कहा ये ले लीजिए 250 रुपए की है सिसका, और ये ले लीजिए 300 रुपए की है किसका। तो आप 130 रुपए की है किसका। अब आपके दिमाग में ब्रांड वैल्यू सेट है, सिसका नाम, अरे बहुत अच्छी होती। वो कह रहा है कि इसमें 3 महीने वारंटी गारंटी है, उसमें 6 महीने, ये 250 की है, ये 130 की है। फिर भी ब्रांडिंग जो हमारे दिमाग पे हैमरिंग करती है, उसके चलते हम कौन सी लेके आते हैं? सिसका। मोबाइल चाहिए, कौन सा? आईफोन। ब्रांडिंग, सिर्फ ब्रांडिंग, टैग। तो कह रहा है अभ्यर्थियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। विज्ञापन का प्रभाव हमारे जीवन पर सर्वाधिक पड़ता है। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव गैर पढ़े लिखे लोगों पर पड़ता है। गलत। ज्यादा प्रभाव पढ़े लिखे लोगों पर पड़ता है। गैर पढ़े लिखे लोग पैसे सोच समझकर खर्च करते हैं। पढ़े लिखे लोग बाय 1 गेट 3 फ्री देख के लेने गए आलू, दुकान में चले गए, भूल गए कि हम आलू लेने आए थे, क्योंकि उनको दिख गया बाय 1 गेट 3 फ्री, जबकि उनको सब पता है कि बाय 1 में ही 3 का प्राइस ऐड है। अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल आ गई, 80%। आपको पता है कि 20% जो कीमत है उतने का ही है वो, लेकिन हम फिर भी उनके फेंके गए जाल में फंसते। तो याद रखिए, विज्ञापन एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। वो पढ़ा लिखा है, गैर पढ़ा लिखा है, इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विज्ञापन दिया ही इसलिए जाता है कि लोग उसे माने, फॉलो करें। ठीक है। तो कह रहा है अभ्यर्थियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा, 100% प्रभाव पड़ेगा। कई बार ब्रांडिंग इतनी तगड़ी कर दी जाती है, उसकी हैमरिंग इतनी ज्यादा हमारे दिमाग पर होती है कि हम उसके प्रभाव में चले जाते हैं। ठीक है। तो कह रहा है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव 100% पड़ता है। राइट। तो यह बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, 10 व्यक्ति जो कि प्रतीक्षा सूची में थे, उनको अंततः फ्रंटियर मेल में शयनिका, प्रतीक्षा सूची का मतलब वेटिंग लिस्ट, फ्रंटियर मेल गाड़ी का नाम, जैसे शताब्दी, राजधानी, तेजस, शयनिका आरक्षण, स्लीपर रिजर्वेशन प्राप्त हो गया है। रिजर्वेशन की कैटेगरी है स्लीपर, एसी फर्स्ट, एसी सेकंड, थर्ड एसी, ऐसे ही चेयर कार। तो वैसे ही शयनिका, स्लीपर की बात की गई है, स्लीपर रिजर्वेशन। ठीक है। चलिए, पहला है फ्रंटियर मेल में उपलब्ध शयनिका यानी स्लीपर्स की संख्या कम है। आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाया या वेटिंग है, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि सीटों की संख्या कम है। ठीक है। आपको कथन से इस बात की जानकारी नहीं है कि सीटों की संख्या कम है। फ्रंटियर मेल में उपलब्ध शयनिका की संख्या कम है, ऐसा नहीं। उसने ये कहा
कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में आते हैं उनको कठिनाई होती है। हाँ एब्सोल्युटली, जैसे एक क्वेश्चन, मैं और आप दो लोग मुंबई जा रहे थे साथ में, आपकी सीट कंफर्म थी, उस पर लिखा था CNF 10 सीट नंबर, मेरे में लिखा था WL1 वेटिंग लिस्ट 1। आप गए, आपको अटेंडेंट ने अंदर लिया, फटाफट एक ब्लैंकेट दे दिया, एक पिलो दे दी, हमसे कह रहा बाहर खड़े हो जाओ, भैया बाहर हट जाओ, जबकि आपका भी टिकट 3,313 रुपये का है, मेरा भी टिकट 3,313 रुपये का है, बट अंतर मेरा WLA वेटिंग लिस्ट है और आपका कंफर्म टिकट है। तो कंफर्म टिकट वाले के साथ और वेटिंग लिस्ट दोनों के साथ व्यवहार में अंतर है। जी हाँ, बिल्कुल अंतर है। तो बस वो इसी की बात कर रहा है कि जो भी लोग प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत आते हैं उन्हें कठिनाई होती है, एब्सोल्युटली होती, लेकिन इससे ये सेंस कहीं नहीं निकलता कि अगर वेटिंग लिस्ट में टिकट है तो सैनिकाओं की संख्या कम है। देखिए, इसको ऐसे समझिएगा, जब हम एक कमरे के घर में रह रहे होते हैं तो उसके रखरखाव में कम पैसे खर्च होते हैं, तो सीटों की संख्या अननेसेसरी ऐसे ही बढ़ाते नहीं चले जाएंगे कि जब तक लोग रिजर्वेशन कराते जा रहे हैं तब तक डब्बे जोड़ते जाओ, पता चला 20 किलोमीटर लंबी ट्रेन हो गई। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसके रखरखाव, तो हर चीज की एक लिमिट है, वो अपने लिमिट के आधार पर सेट किया जाता है। आप वेटिंग लिस्ट में, आप बस में चढ़े, आपको बैठने की जगह नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि बस छोटी है। तो इस बात की कोई पुष्टि कथन से नहीं हो रही है कि फ्रंटियर मेल में उपलब्ध सैनिका की संख्या कम है। पहली पूर्व धारणा है, दूसरी है ये, सॉरी, पहली पर अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की, दूसरी गलत है। आइए पहली पर चर्चा कर लेते हैं। फ्रंटियर मेल में साधारणतया प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत आने वाले यात्रियों को सैनिका आरक्षण में कठिनाई होती है। अभी इस पर चर्चा की, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर कह रहा है प्रतीक्षा सूची में बहुत अधिक यात्री थे। अब इस बात को समझिएगा, जब कभी किसी चीज का एग्जैक्ट डेटा हो, एकदम करेक्ट नंबर हमारे पास अवेलेबल हो, तो वहां पर अधिक या कम जैसे शब्दों का प्रयोग वर्जित माना जाता है, क्योंकि यहां पर एकदम क्लियर है कि प्रतीक्षा सूची में कितने यात्री थे, सॉरी 10, क्लियर है 10, तो इसे हम कम या ज्यादा नहीं लिख सकते। अगर वो ये लिखता कि प्रतीक्षा सूची में 10 यात्री थे तब हम सोचते, हालांकि तब तो रेपिटेशन हो जाता, लेकिन फिलहाल उसने कहा प्रतीक्षा सूची में बहुत अधिक यात्री थे। आपके पास कोई ऐसा मानक, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि जो 10 की वेटिंग लिस्ट होती है वो ज्यादा होती है या कम होती है, तो इसलिए बहुत अधिक यात्री थे या बहुत कम यात्री थे, दोनों बातें सही नहीं मानी जाएंगी, राइट। मूर्ख की तरह मैंने बस से जाने का निर्णय किया। बहुत विवादित क्वेश्चन है ये और शानदार क्वेश्चन है। हम एजम्पशन पढ़ रहे हैं और कई बार इसके जवाब में पाया जाता है कि निष्कर्ष मान के जवाब बना दिया जाता है। देखिए, मूर्ख की तरह है, इसमें आप ये क्लियर नहीं कि आप मूर्ख हैं, लेकिन ये भी क्लियर नहीं कि आप मूर्ख नहीं हैं। एक व्यक्ति से कहा कि ये 50 ईंट ऊपर रखाओ, तो वो 2-2 ईंट लेकर के सीढ़ियां चल के जा रहा था। अचानक से देखा कि यहां पर एक होल है, अगर ईंट ऐसे पकड़ा दी जाए तो भी ऊपर पहुंच जाएगी। तो किसी थर्ड पर्सन ने कहा कि क्या पागल हो क्या, यहां से अब यहां दो बातें, हो सकता है वो सचमुच पागल हो तभी उसके दिमाग में ये थॉट ना आया हो सकता है वो पागल नहीं है, तभी तो मैंने कहा हम लोग आपस में, भाई बहनों से आपस में, पागल हो क्या, एक्सप्रेशन के साथ। तो यहां पर पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा है, यहां पर कह रहा है मूर्ख की तरह मैंने बस से जाने का निर्णय लिया। तो यहां ये श्योर नहीं कि मैं मूर्ख हूं और ये भी श्योर नहीं है। जैसे अगर मैं ये सोचूं कि ये श्योर है क्या कि मैं मूर्ख नहीं हूं क्योंकि मूर्ख की तरह लिखा, जी नहीं। मूर्ख की तरह का सेंस ये है कि यहां पर किस पर्सन की बात है, ये क्लियर हो रहा है कि मैंने, मूर्ख की तरह मैंने बस से जाने का निर्णय लिया। तो हो सकता है मैं सचमुच मूर्ख ही हूं तभी मैंने ये निर्णय लिया हूं, अन्यथा मैं लेता ही क्यों। और हो सकता है मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझसे गलती से ये निर्णय हो गया, इसीलिए तो डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि आज मैंने गलती से बस से आने का निर्णय लिया। तो यहां दोनों बातें हो सकती हैं, मैं मूर्ख हूं ये भी और मैं मूर्ख नहीं हूं ये भी। इसमें जनरली कई बार ऐसा होता है कि मैं मूर्ख हूं ये गलत है और मैं मूर्ख नहीं हूं ये सही है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम एजम्पशन पढ़ रहे हैं। वहां लिखा है कि मूर्ख की तरह है मैंने बस से जाने का निर्णय लिया, तो या तो मैं सचमुच मूर्ख हूं तभी मैंने ऐसा निर्णय लिया, या तो मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, इसीलिए आपके साथ इस बात को शेयर कर रहा हूं। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है आइदर, ठीक है। तो या पहला या दूसरा। आशा करता हूं
आपको समझ आया होगा। जहां भी आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करें, उस पर चर्चा करें। अदरवाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मैं आपके लिए और क्लासेस लाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, थैंक यू।